हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IQ रैंकर्स पे। तो चलिए जो आज का टेस्ट देखने जा रहे हैं 20 जुलाई, और इसमें 100 क्वेश्चन होगा विथ एक्स्ट्रा फैक्ट, यानी कि 100 क्वेश्चन होगा और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा होगा 100 क्वेश्चन। तो आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट है ऋग्वैदिक पन्नी। पन्नी बात किया है, पन्नी किस वर्ग के नागरिक थे? तो पन्नी जो थे वो व्यापारी होते थे। ठीक है, ऋग्वैदिक समय में पन्नी जो थे किस वर्ग के नागरिक थे? तो ये थे व्यापारी। भाग एवं बलि क्या था? तो राजस्व का स्रोत था। भाग एवं बलि, बलि बाद में जो है वो बलि नाम जो चेंज हो गया था, किसी जानवर को जो भगवान को अर्पित किया जाता था उसे बलि कहा गया। और ऋग्वैदिक समय में भाग और बलि क्या थे? तो राजस्व के स्रोत थे। हर्ष के शासनकाल की सूचना किस पुस्तक में वर्णित है? हर्ष का बात किया जाए तो राजतरंगिणी में वर्णित है, और राजतरंगिणी लिखा गया है कल्हण के द्वारा। तो कल्हण की पुस्तक में वर्णित है हर्ष के शासनकाल की सूचना। नेक्स्ट है संगम काल में को एवं मनरम। को एवं मनरम किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो वर्ड है संगम काल से को एवं मनरम, तो यह था राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। ठीक है, को और मनरम वर्ड जो है राजा के लिए प्रयुक्त होता था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो अरब था, अरब आक्रमणकारी था, वो है मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे, अरब आक्रमणकारी थे। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करता है। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तान के अधीन भारत में शासन का वास्तव में इस्लाम नहीं माना। ठीक है, क्यों नहीं माना? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करते थे, इसलिए दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तविक इस्लामी नहीं माना गया। ठीक है, नेक्स्ट है होयसल स्मारक कहाँ स्थित है? होयसल स्मारक स्थित है हेलीबेड और बेलूर में। होयसल स्मारक कहाँ स्थित है? तो हेलीबेड और बेलूर में। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की प्रारंभ कब किया था? तो 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की जाती है अकबर के द्वारा। कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो हैदराबाद के संस्थापक हैं चिनकिलिज खान। चिनकिलिज खान। अवध का संस्थापक कौन है? तो अवध का संस्थापक है सआदत खान। ठीक है, सआदत खान अवध के संस्थापक है। हैदराबाद के संस्थापक है चिनकिलिज खान। नेक्स्ट है किस सिख गुरु को अकबर ने 5000 बीघा जमीन दिया था? तो रामदास को, गुरु रामदास को। रामदास कितने नंबर के गुरु थे? तो चौथे नंबर के गुरु थे। रामदास कैसे याद रखेंगे कि राम 4 भाई थे तो चौथे गुरु थे, और गुरु रामदास को अकबर ने 5000 बीघा जमीन दिया था दान में। नेक्स्ट है रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायी वैष्णव कहलाते हैं। ठीक है, रामानुज के अनुयायी वैष्णव कहलाते हैं। अंग्रेज शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासनकाल के समय भारत का जो बिहार क्षेत्र था वो अफीम के लिए प्रसिद्ध था। बिहार क्षेत्र, बिहार से उत्तम किस्म का अफीम एवं सोरा प्राप्त होता था। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी के समय में फूट डालो और नीति करो का नारा, फूट डालो और राज करो, हड़प नीति से संबंधित है। हड़प नीति से संबंधित है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 को प्रथम बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। 16 अप्रैल 1853 मुंबई टू थाने चलाया गया था। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा से। आरा, जगदीशपुर, 2 ऑप्शन रहेगा, आरा होगा या जगदीशपुर होगा। तो आरा से ये सम्मिलित है कुंवर सिंह। ठीक है, 23 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई थी। बिरसा मुंडा, यहाँ बिसरा नहीं, बिरसा मुंडा होगा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह से संबंधित है और झारखंड से इनका संबंध है। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा की जयंती, इन्हें धरती आबा कहा गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था। 2000 को, सन 2000 में 15 नवंबर अलग हुआ, और 15 नवंबर को ही झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है, और यह बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया, और लॉर्ड रिपन ने 1882 में इसे समाप्त कर दिया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1881 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की जाती है? तो 1828 में। 1828 में 2 पत्रिका याद रखना है। मिरातुल अखबार का प्रकाशन, मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्हें आधुनिक भारत का पिता या
पुण्य का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वराज, अगर बात किया जाए स्वराज का, तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को सर्वप्रथम प्रयोग किए थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, याद रखना है 1906 के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कांग्रेस के मंच से। पूर्ण स्वराज का बात किया जाए, स्वराज मांगा गया था, स्वराज जो मांग की गई थी कांग्रेस के अधिवेशन से, तो 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन, वही पूर्ण स्वराज जो बात किया जाएगा, तो पूर्ण स्वराज मांगा गया 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। पूर्ण स्वराज, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 के अधिवेशन में कहा था। 1916 अधिवेशन में 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931। भगत सिंह का बात किया जाए तो भगत सिंह से याद रखना है 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। व्हाई आई एम एस्थेटिक्स, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये बुक लिखा गया है भगत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने के लिए निर्णय किया था? तो वो थे राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। मुरली भुराहवा गांव से संबंधित है इनका। नेक्स्ट है सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो ऐसे अगर क्रम याद रखें तो पूरा क्रम याद रखेंगे, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो पूछा गया है सूर्य से दूरी के क्रम के अनुसार कौन से दो ग्रह मंगल यानी कि मार्स और यूरेनस के बीच है? तो ये हो जाएगा जुपिटर और सैटर्न, जुपिटर और सैटर्न यानी कि जुपिटर यानी कि बृहस्पति और सैटर्न यानी कि शनि, बृहस्पति और शनि। भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन है? तो वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? तो वर्ष 1969 में, वर्ष 1969 में। याद रखना है इसरो की स्थापना भी वर्ष 1969 में ही होती है, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था वर्ष 1969 में। नेक्स्ट है विषुवत रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, वो हो जाएगा मैक्सिको। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, वो होता है 22 दिसंबर को। कौन सा मरुस्थल है? कौन सा मरुस्थल है? तो सिंधु क्षेत्र, सिंधु नदी का क्षेत्र वह मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है। कौन सा अक्साई चीन का भाग है? तो अक्साई चीन का भाग हो जाएगा लद्दाख का पठार, लद्दाख पठार जो है अक्साई चीन का भाग है। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? पश्चिमी घाट क्षेत्र, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, यह गलत है। उत्तरी जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट का, पश्चिमी घाट का बात किया जाए तो इसका विस्तार 5 राज्यों में देखने को मिलता है। यह बोला गया है पश्चिमी घाट का जो है उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई है, तो दक्षिणी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई है, न कि उत्तरी क्षेत्र में, तो यह गलत है। पश्चिमी घाट में अनायमुद्दी सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगा अनायमुद्दी हो जाएगा। पूर्वी घाट का अगर पूछा जाएगा तो जिंगागाड़ा हो जाएगा। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, यह भी बिल्कुल सही है। नर्मदा नदी, ताप्ती नदी घाटियां पुरानी रिफ्ट घाटियां मानी जाती है, यह भी सही है। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जो गलत कथन है वो है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। गौर लाटा चोटी किस पाट में स्थित है? तो यह है समरी पाट में। गौर लाटा चोटी यह समरी पाट में स्थित है। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है चौराबाड़ी ग्लेशियर। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप। याद रखना है बैरन और नारकोंडम, बैरन और नारकोंडम यह जो है 2 ज्वालामुखीय द्वीप है। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला स्थान हो जाएगा, वो हो जाएगा राजस्थान का। मध्य प्रदेश दूसरा स्थान, तीसरा स्थान है वो है महाराष्ट्र का। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? थारू जनजाति जो है किस त्यौहार को शोक के रूप में मनाते हैं? तो वो है दीपावली पर्व, दीपावली पर्व। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी बोली जाती है, दूसरा नंबर किसका है? इसके बाद नंबर किसका आता है? तो वो है बांग्ला भाषा का। सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, सेकंड नंबर है बांग्ला। किस स्थान में अलकनंदा एवं भागीरथी मिलती है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा दोनों मिलता है वो देवप्रयाग में। ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है और इसके बाद जो नाम हो जाता है वो हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, भागीरथी एवं अलकनंदा जो है देवप्रयाग में मिलता है एवं बाद में जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा देवप्रयाग में गंगा नाम हो जाता है। नेक्स्ट है कौन सा जनपद वर्तमान नर्मदा बेसिन का
भाग है? कौन सा जनपद नर्मदा नदी बेसिन का भाग है? तो यह है राजनांदगांव। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पूछा गया है हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, चाचाई जलप्रपात बीहड़ नदी क्षेत्र में स्थित है चाचाई जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात यह झारखंड में है, कांची नदी नहीं, बल्कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो सही सुमेलित नहीं है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, स्थल और समुद्र के विभेदी तापमान, जो ये था ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा था वो, ठीक है। भारतीय मानसून विस्थापन से इंगित होता है, जिसका कारण है समुद्र तथा स्थल का विभेदी तापमान। चेरापूंजी किस पहाड़ी में स्थित है? तो चेरापूंजी खासी पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है? तो चेरापूंजी जो है खासी पहाड़ी में स्थित है। गारो खासी जयंतिया ये सभी मेघालय में है, और मेघालय में ही है चेरापूंजी जो भाग है वो है खासी पहाड़ी का। निम्नलिखित कथन पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में सही है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बात किया जाए तो यह हुआ था वर्ष 1919 में। इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया था? तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई थी। बिल्कुल, जो लोकसभा और राज्यसभा का कंसेप्ट आया था 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से ही आया था, ठीक है। द्विसदनात्मक विधायिका का बात किया गया है, जो लोकसभा राज्यसभा का कंसेप्ट है। प्रथम बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है संविधान में हमारे देश का उल्लेख किस नामों से किया है? तो इंडिया डेट इज भारत, ठीक है। इंडिया डेट इज भारत, यानी कि भारत और इंडिया दो नाम है। इंडिया का, हिंदुस्तान का नाम है दो, भारत और इंडिया। अब तक भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने बार संशोधन किया गया है? उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पेश उद्देशिका में एक बार मात्र संशोधन किया गया है, और वह संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 3 शब्द जोड़े गए। तो एक बार हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बतलाना है कौन सा कथन सही नहीं है। सभी राज्य भारत का संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होता है, यह भी सही है। केंद्र के साथ शक्ति में विभाजन में सहयोगी हैं, सभी सही है। यहाँ पे स्टेटमेंट ऑप्शन हो जाएगा डी। मौलिक अधिकार के निलंबन के विषय में सत्य क्या है? किसी मौलिक अधिकार के निलंबन के विषय में क्या सत्य है? तो आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। बात किया जाए मौलिक अधिकार को तो भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार, और इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। 20-21 याद रखना है, 20-21 जो है वो निलंबित नहीं किया जा सकता है। हालांकि आपात स्थिति में मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट है कौन सा कथन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो ग्राम पंचायत के गठन में सहायता करना यह मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं है। मौलिक कर्तव्य का बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्य की संख्या है वो है 11। नेक्स्ट है भारत का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो भारत का कार्यपालक प्रमुख जो होगा वो होंगे राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में वर्णित किया गया है कि कार्यपालक प्रमुख जो होंगे वो होंगे राष्ट्रपति। भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा गया है भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। स्टेटमेंट देखते हैं संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, बिल्कुल सही है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, यह भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, यह गलत है। निम्न सदन और उच्च सदन किसी भी सदन से हो सकते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन के रूप में सदन में बहुमत का विश्वास प्रस्ताव रहना चाहिए, यह सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग तब करते हैं कब? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करेंगे? जब दोनों पक्ष में वोट बराबर हो तब ये अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करेंगे, तो जब वोट बराबर हो तब। नेक्स्ट है विधानसभा के विघटन के पश्चात भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है कब? विधानसभा के विघटन जब हो जाता है उसके बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है, तो कब तक? तो विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, यानी कि विधानसभा का विघटन हो गया लेकिन जो अध्यक्ष है वो उस पद पर बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक कि नए विधानसभा की गठन हो जाए उसके ठीक पहले तक वो बना रहेगा। पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, ठीक है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना पंचायती राज का मुख्य लक्ष्य है। भाग 9 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत किया गया है, ठीक है। जनहित याचिका के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? तो PN भागवती को एवं कृष्ण अय्यर को, ठीक है। जनहित याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके विकास का श्रेय दिया जाता है न्यायमूर्ति PN भागवती को और कृष्ण अय्यर को। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए।
नेक्स्ट है संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित है? अधीनस्थ न्यायालय, सबऑर्डिनेट कोर्ट, यह संबंधित है अनुच्छेद 233 से 237 तक, 233 से 237 तक। नेक्स्ट है मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है? तो यह है निर्वाचन आयोग पर। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व है निर्वाचन आयोग पर। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष है सर रॉस बारकर, सर रॉस बारकर। राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में शर्त के रूप में कौन सी जनगणना के आंकड़े का प्रयोग का सुझाव दिया गया? तो यह है वर्ष 2011 का जनगणना, वर्ष 2011 का। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत के महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र की सिफारिश पर महान्यायवादी को पद से हटाया जा सकता है। महान्यायवादी का बात किया जाए तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। महान्यायवादी संसद के दोनों सदन में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होता है, यह वर्णित है अनुच्छेद 88 में। नेक्स्ट है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग का बात किया जाए तो नीति आयोग वर्ष 2015 में इसका गठन किया गया, 2014 में गठन किया गया नीति आयोग का, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट है कौन मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होते हैं? मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में कौन शामिल नहीं होते हैं? तो वह है राष्ट्रपति। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई? तो वर्ष 2001 में। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई? तो वर्ष 2001 में। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण मतलब ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। ऑप्शन हो जाएगा डी। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो सबसे अधिक मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो उसका भार अधिक मालूम पड़ता है। सबसे ज्यादा श्यानता किसमें होती है? तो सबसे ज्यादा श्यानता होती है शहद में। लिक्विड में जो फोर्स होता है वो, लिक्विड में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कहलाता है श्यानता, यानी कि विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो जितना गाढ़ा होगा उसका विस्कोसिटी उतना ही अधिक होगा, ठीक है। जो जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा वो उतना अधिक विस्कस फोर्स उसमें होगा, यानी कि इसमें इन सभी में ऑप्शन के अनुसार शहद जो होगा वो अधिक विस्कस फोर्स वाला होगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। सूर्य का प्रकाश पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड, 500 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। प्रकाश एक बिंदु स्रोत से दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत बनेंगे। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, अनंत बनेंगे। कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? निम्नलिखित में कौन अणु का भाग नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों भाग है। फोटोन जो है ऊर्जा का पैकेट है। फोटोन जो है ऊर्जा का पैकेट है। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो यह हो जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अति मुलायम खनिज टाल्क। टाल्क मुख्यतः क्या है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट है। अति मुलायम खनिज टाल्क क्या है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट है। लेड पेंसिल में होता है क्या? तो ग्रेफाइट होता है। लेड पेंसिल में क्या होता है? तो ग्रेफाइट होता है। विकास के उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किसने किया था? तो हुगो डी ब्रिज के द्वारा किया गया था। विकास के उत्परिवर्तन का प्रतिपादन किया गया था हुगो डी ब्रिज के द्वारा। नेक्स्ट है जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु का खोज किया। नीलगाय किस कुल के अंतर्गत आता है? तो यह आता है हिरन के अंतर्गत। नीलगाय जो है हिरन कुल के अंतर्गत आता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है? तो हल्दी जो है तना से प्राप्त होता है, ठीक है। हल्दी प्राप्त होता है तना से। खमीर एक उदाहरण है किसका? तो खमीर उदाहरण है कवक का। जैव कोशिकाओं का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? तो मूल रूप से प्रोटीन है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है वो होता है आंवला। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन, ठीक है। रेनिन के कारण पचता है। और दूध जो स्रावित होता है वो किस हार्मोन के कारण होता है? तो वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक लिखा गया प्लेटो के द्वारा। रिपब्लिक जो बुक है लिखा गया था प्लेटो द्वारा। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार। कर्नाटक का कंबाला त्यौहार किससे संबंधित है? कंबाला में भैंसों का दौड़ होता है, भैंसों का दौड़ से। विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 3 मार्च को, विश्व वन्य जीव दिवस। कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? तो इनमें से हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को नोबेल अवार्ड नहीं दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1923 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में और अमर्त्य सेन को 1997-98 में दिया गया था। शायद कमेंट
कंफर्म कर लीजिएगा, 1997 या 98। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यह स्थित है द हेग में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड न्यूयॉर्क में स्थित है। महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज, महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन के द्वारा किया गया है? तो इस्कॉन के द्वारा, इस्कॉन के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं, विक्रम साराभाई। मिताली राज किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है क्रिकेट से, मिताली राज का संबंध है क्रिकेट से। नेक्स्ट है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो यह वर्धा में स्थित है। याद रखना है, वर्धा योजना 1937 में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो शिक्षा से संबंधित था। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय यह वर्धा में स्थित है। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो विशाखापट्टनम में, सबसे डीप सी पोर्ट है। पीएम मोदी के द्वारा पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई है विशाखापट्टनम, वाइजैक में। इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ 19 जनवरी 2025 को। डेट याद रखना है, इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हुआ 19 जनवरी 2025 को। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। 26 दिसंबर 2024 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1987 में, वर्ष 1987 में। अगर बात किया जाए तो ये एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे। भारत में एलपीजी पॉलिसी लाने के लिए जाने जाते हैं। अर्जुन एरिगैसी क्लासिकल शतरंज में 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? तो दूसरे भारतीय खिलाड़ी है अर्जुन एरिगैसी। क्लासिकल शतरंज में 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय हैं? तो दूसरे। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम्स मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम्स मैगजीन की एआई की सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में शामिल किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश ने। किस फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश ने। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो गुजरात में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो गुजरात में। अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तिराना में। अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तिराना में। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन कला महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मिलाप, ऑपरेशन मिलाप का संबंध किससे है? तो दिल्ली पुलिस से है। ऑपरेशन मिलाप का संबंध है दिल्ली पुलिस से। चलिए अब देखते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट जो आज का है। इसमें लगभग 100 से 200 क्वेश्चन होंगे, तो आप पूरा देखिएगा। शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह का संचालन किसके द्वारा किया गया था? तो काशी के पंडित गंगा भट्ट के द्वारा। शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह का संचालन किन्होंने किया था? तो काशी के पंडित गंगा भट्ट ने। राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो छत्रपति की उपाधि धारण की थी। हदैव धर्मोद्धारक, हदैव धर्मोद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक और मराठा कुल भूषण। ठीक है, शिवाजी के द्वारा राज्याभिषेक के समय कौन कौन सी उपाधि धारण की गई थी? तो पहला उपाधि है छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, हदैव धर्मोद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक और मराठा कुल भूषण। शिवाजी ने स्वयं को किसका वंशज घोषित किया? तो सिसोदिया का। ठीक है, शिवाजी ने स्वयं को किसका वंशज घोषित किया था? तो सिसोदिया का। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले को जीता? तो बीजापुर से जीता, तोरन के किले को। ठीक है, बीजापुर से तोरन किले को जीता। शिवाजी ने 1665 ईस्वी में मराठा सरदार चंद्रराव मोर से कौन सा किला जीता? तो जावली का किला। 1656 ईस्वी में मराठा सरदार चंद्रराव मोर से कौन सा किला जीता? तो जावली का किला। शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन में किस प्रकार के स्वरूप देखने को मिलता है? तो अष्टप्रधान देखने को मिलता है। शिवाजी के केंद्रीय प्रशासन में किस प्रकार का स्वरूप देखने को मिलता है? तो अष्टप्रधान। अष्टप्रधान जो था शिवाजी के समय में होता है। अष्टप्रधान 8 समूह था। शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम है जीजाबाई। माता का नाम है जीजाबाई। गुरु का नाम है रामदास। संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के संरक्षक हैं दादाजी कोंडदेव। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि तरलता पर क्या प्रभाव डालती है? तो तरलता घटाती है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ आदि में वृद्धि होने पर तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरलता घट जाती है। यदि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, सेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, एमएसएफ मार्जिनल सेचुरी फैसिलिटी आदि में वृद्धि होता है तो तरलता क्या होता है? तो तरलता घट जाता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एलसीआर, एमएसएफ आदि दरों में कमी होने पर तरलता क्या होता है? तो तरलता बढ़ जाती है, यानी कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात का बात किया जाए तो यह नर्मदा नदी पर बना है। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है। धुआंधार जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में है धुआंधार जलप्रपात।
जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर और किस राज्य में है? तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है। ठीक है, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में बैराही नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में बैराही नदी पर। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है और किस नदी पर है? तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के गठन या उत्साधन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 169 में। किस अनुच्छेद में विधान परिषद के गठन या उत्साधन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 169 में। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने भाग से अधिक नहीं होगी? तो 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितने अधिक नहीं होगी? तो 1/3 से अधिक नहीं होगी। विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो न्यूनतम 40 होगा। विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होगी 40। वर्तमान में भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? तो 6 राज्यों में है। 6 राज्य वे कौन कौन से हैं? तो एक है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दोनों पेयर में याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश से टच करता है बिहार, कर्नाटक से महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जहां पे विधान परिषद अभी वर्तमान में है। नेक्स्ट है 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया था? तो काठियावाड़ी किसान की तरह। काठियावाड़ी किसान की तरह। गांधी जी ने अपनी पोशाक बदलने का निर्णय कब लिया था? तो 22 सितंबर 1921 को। डेट याद रखना है, 22 सितंबर 1921 को। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत उतरे थे। कहाँ? तो मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था उसे क्या कहलाता था? तो वह मेनर कहलाता था। फिफ क्या होती है? फिफ एक जागीर होती है जिसे लॉर्ड नाइट को भूमि के एक भाग के रूप में देता है। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो सीमित समय हेतु नियुक्त एक अस्थायी स्पीकर होता है। सीमित समय हेतु नियुक्त एक अस्थायी स्पीकर होते हैं प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएंगे? तो राष्ट्रपति दिलाएंगे। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कर्तव्य क्या होता है? तो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे एवं वो प्रोटेम स्पीकर अन्य सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करेंगे। प्रोटेम स्पीकर की शक्तियां और विशेषाधिकार किसके समान होती है? तो स्पीकर के ही समान होता है। राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्य विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो भर्तृहरि महताब थे प्रोटेम स्पीकर। 18वीं लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो है भर्तृहरि महताब। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति दीवार पर बल लगाता है, यदि कोई व्यक्ति दीवार पर बल लगाता है लेकिन उसे धकेल नहीं पाता है तो वह कितना कार्य करता है? तो कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति दीवार पर बल लगाता है, कोई धकेल नहीं पाता है तो वह कोई कार्य नहीं करता है। कार्य की परिभाषा बल और विस्थापन के संदर्भ में क्या है? तो W होता है F.S cos थीटा। कार्य जो है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल है। F.S Fs cos थीटा के बराबर होता है। कार्य कब शून्य होता है? जब वस्तु पर आरोपित बल का मान शून्य हो और वस्तु में विस्थापन शून्य हो, या जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो कार्य का वैल्यू शून्य होगा। या तो F शून्य हो या S शून्य हो, S 0 हो, यानी या cos थीटा यानी कि थीटा का जो वैल्यू हो वो 90 डिग्री हो। ठीक है, तीनों में से कोई भी 0 होगा तो कार्य का वैल्यू 0 होगा। कार्य कब महत्तम होगा? यदि बल और विस्थापन के बीच जो एंगल हो वो शून्य हो, यानी कि cos 0 का वैल्यू होता है 1, यानी कि cos 0 हो तो वह मैक्सिमम कार्य करेगा। जब बल और विस्थापन के बीच कार्य जो हो कोण जो हो शून्य हो। कार्य कब ऋणात्मक होगा? यदि बल और विस्थापन के बीच कोण जो हो 180 डिग्री हो, यानी कि cos 180 का वैल्यू होता है -1, यानी कि इस समय बल और विस्थापन के बीच जब कोण 180 डिग्री बनेगा तब कार्य जो होगा वो ऋणात्मक होगा। नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो प्रकाश को नियंत्रित करता है परितारिका यानी कि आइरिस। ठीक है, नेत्र का कौन सा भाग है जो नेत्र में घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो वो है आइरिस। नेक्स्ट है, आइरिस के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो आइरिस का मध्य भाग प्यूपिल कहलाता है। प्यूपिल यानी कि पुतली। आइरिस का मध्य भाग पुतली यानी कि प्यूपिल कहलाता है। नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आइरिस पर डिपेंड करता है। नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है? रेटिना यानी कि दृष्टिपटल पर। दृष्टिपटल पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है? तो नेत्र लेंस एक उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है।
एक एम्पियर धारा कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के तुल्य होती है? तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के बराबर होती है एक एम्पियर धारा। Q इक्वल टू होता है N इंटू ई। Q इक्वल टू N इंटू ई होता है, N बराबर हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। नेक्स्ट है विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इंस्ट्रूमेंट है वो है अमीटर। अमीटर परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर जो है परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो यह समांतर क्रम में जोड़ा जाता है वोल्टमीटर। प्रति अम्ल के बारे में कौन सा कथन सही है? प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है, प्रति अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, यह कथन जो है गलत है। प्रति अम्ल जो होता है यह कथन गलत है। प्रति अम्ल सामान्यतः किस लिए उपयोग होते हैं? तो अतिरिक्त जठर अम्ल को उदासीन करने के लिए प्रति अम्ल उपयोगी होते हैं। प्रमुख प्रति अम्ल के उदाहरण क्या है? तो जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में जाना जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में हिम तेंदुआ की कुल संख्या कितना है? तो 718। SPAI रिपोर्ट के अनुसार हिम तेंदुआ की कुल संख्या है 718। भारत में हिम तेंदुआ की उपस्थिति के आधार पर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का क्रम क्या है? तो सबसे अधिक हिम तेंदुआ है वो है लद्दाख में। लद्दाख का स्टेट एनिमल है वो है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ सबसे अधिक लद्दाख में। दूसरा नंबर है उत्तराखंड में, तीसरा है हिमाचल प्रदेश में, चौथा है अरुणाचल प्रदेश में, पांचवा है सिक्किम में, छठा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लद्दाख के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, 3 याद रखना है। हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है? तो वह है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख में स्थित है, हेमिस नेशनल पार्क। दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान में। दक्षिण भारत की पहली तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान में। नेक्स्ट है भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो वर्ष 1975 में उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, ठीक है। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब और कहाँ की गई थी? तो वर्ष 1975 में उड़ीसा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में। 29 जुलाई 2023 तक की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? तो 3682 बाघ हैं। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में बाघों की संख्या टोटल कितनी है? तो 54 है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य में बाघ की कुल संख्या है 54। बिहार का पहला बाघ टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वह है VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण जिला में। बिहार का पहला बाघ रिजर्व कहाँ है? तो वह है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण में। बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य किसे बनाया जा रहा है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को। राजस्थान का धौलपुर करौली भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो यह 55वां टाइगर रिजर्व है। धौलपुर करौली जो है भारत का 55वां टाइगर रिजर्व है। 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो मध्य प्रदेश स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश स्थित वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। दिसंबर 2024 में मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का 57वां बाघ रिजर्व घोषित किया गया? तो रातापानी टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसे भारत का 57 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो वह है रातापानी टाइगर रिजर्व, 57वां टाइगर रिजर्व। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2023 को किस रूप में मनाया गया है? तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्ष के रूप में। वर्ष 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, वर्ष 1973 में। 2023 को किस रूप में मनाया गया है? तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50वें वर्ष के रूप में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को। बाघ का वैज्ञानिक नाम है टाइगर का है पैंथेरा टिग्रिस। बाघ जनगणना 2022 के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या है 3167। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सितंबर 2024 में कितने सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं? तो 3 सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सितंबर 2024 में कितने सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए गए हैं? तो 3। इन 3 सुपर कंप्यूटर्स को क्या नाम दिया गया है और कहाँ तैनात किया गया है? तो इन 3 को परम रुद्र नाम दिया गया है जिसे पुणे, कलकत्ता और दिल्ली में तैनात किया गया है, परम रुद्र। भारत में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2015 में। भारत में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की शुरुआत कब हुई? तो वर्ष 2015 में। सुपर कंप्यूटर की तेज स्पीड को किस में मापा जाता है? तो मापा जाता है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड। सुपर कंप्यूटर की तेज स्पीड को मापा जाता है किसमें? FLOPS में, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वह है फ्रंटियर। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर। ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका में स्थित है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो AI एरावत है। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है AI एरावत। नामीबिया मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो यह अफ्रीका में स्थित है। नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह है सहारा मरुस्थल। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह है सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट है कौन से मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है? तो नुबियन मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल।
कौन सा मरुस्थल अफ्रीका में महाद्वीप में स्थित है? तो वह है नूबियन मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट है सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया यह मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। मोजावे मरुस्थल और चिहुआन मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। मोजावे मरुस्थल और चिहुआन मरुस्थल यह कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट है यूरोप महाद्वीप में कोई मरुस्थल पाया जाता है या नहीं? तो यूरोप महाद्वीप में कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है गोबी मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा है। हिंद स्वराज पुस्तक जो है मूलतः किस भाषा में प्रकाशित की गई है? तो गुजराती भाषा में। बाल गंगाधर तिलक की प्रमुख रचना कौन सा है? तो गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। ओरायन, वैदिक क्रोनोलॉजी और वेदांग ज्योतिष ये सभी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। सरोजिनी नायडू की प्रमुख पुस्तक कौन सी है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स। ठीक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ द टाइम और द ब्रोकन विंग्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचना कौन कौन सी है? तो इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह इन चंपारण, संस्कृति और संस्कृति, द यूनिटी ऑफ इंडिया, बापू के कदमों में, आइडियाज ऑफ अ नेशन ये सभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कृति है। इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह इन चंपारण, संस्कृति और संस्कृति, द यूनिटी ऑफ इंडिया, बापू के कदमों में, आइडियाज ऑफ नेशन। वे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहलाता है? तो वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। नवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल पवन, जल, सौर ये सभी नवीकरणीय संसाधन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अनवीकरणीय में हो जाएगा खनिज, जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डेट याद रखना है 28 दिसंबर 1885। कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधि ने। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम महासचिव बनाए गए थे एओ ह्यूम को, एलन एक्टोवियम ह्यूम को। किस कांग्रेस अध्यक्ष को भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा गया? तो दादाभाई नौरोजी। रक्त पत्रिका 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता। दादाभाई नौरोजी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 3 बार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णित है? तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के कितने मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का प्रावधान है? तो मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे। 1 मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश है? तो 1 मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है वर्तमान में। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, वही अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश का वर्णन किया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद है 25। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का प्रावधान है? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। शोषण के विरोध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरोध अधिकार का वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत 5 प्रकार के रीट का वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंतर्गत भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहकर बुलाया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी कि अनुच्छेद 32 को। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? तो ये अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी होते हैं लॉ ऑफिसर। भारत सरकार का प्रथम लॉ विधि मंत्री होते हैं महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन है। महान्यायवादी के पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है महान्यायवादी भारत सरकार का कौन सा विधि अधिकारी होता है? तो महान्यायवादी जो है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी। वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमनी है महान्यायवादी। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह के द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की जाती है। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1926 में। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना कब और किसने की? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1924 में। HRA के संस्थापक हैं सचिंद्र नाथ सन्याल वर्ष 1924 में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक में
कौन जारी करता है? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स यह जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो वह है तमिलनाडु। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष राज्य है तमिलनाडु का। वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह आरबीआई के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक यह जारी किया जाता है आरबीआई के द्वारा। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार की वनस्पति से युक्त है? तो तैरती हुई विघटित वनस्पति पाई जाती है यहाँ केबुल लमजाओ नेशनल पार्क में मणिपुर में स्थित है। विश्व का अकेला तैरता हुआ पार्क कौन सा है? तो वह है केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का कौन सा नेशनल पार्क है? तो यह प्रथम नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क के रूप में इसे वर्णित किया गया था। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1936 में। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? तो 2 फरवरी 2006 को मनरेगा लागू किया गया था। डेट याद रखना है, 2 फरवरी 2006 को मनरेगा। वही 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को नाम चेंज कर दिया गया मनरेगा के रूप में। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 को। 2 फरवरी 2006 को नरेगा लाया गया और इसे मनरेगा कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 को। आगे देखते हैं, अगला है मनरेगा के तहत प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने दिनों की गारंटी रोजगार की गारंटी दी गई है? तो 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है। नेक्स्ट है कोरापुट खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कोरापुट भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोरापुट भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा का कौन सा जिला बॉक्साइट का प्रसिद्ध पंचपटमाली डिपो है? तो वह है कोरापुट जिला। उड़ीसा का कौन सा जिला बॉक्साइट का प्रसिद्ध पंचपटमाली डिपो है? तो वह है कोरापुट जिला। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह है उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है उड़ीसा। निस्तापन प्रक्रिया क्या है? तो अयस्क को वायु की नियंत्रित अनुपस्थिति में गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया है। निस्तापन प्रक्रिया क्या है? तो अयस्क को वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया है। अयस्क किसे कहा जाता है? तो वह खनिज जिससे धातु सस्ता एवं सुविधाजनक तरीके से प्राप्त होता है अयस्क कहलाता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में सदैव वृद्धि क्यों होती है? तो कक्षा की संख्या में बढ़ने के कारण। किसी वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है क्योंकि कक्षों की संख्या बढ़ जाती है। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन कब और किसने किया? तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया गया वर्ष 1927 में। अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया हाइजेनबर्ग के द्वारा 1927 में। अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील अति सूक्ष्म कण की किन 2 चीजों को यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है? तो स्थिति और वेग दोनों का यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। वर्तमान में भारत में कुल कितने शास्त्रीय भाषा है? तो शास्त्रीय भाषा की संख्या वर्तमान में है 11। जुलाई 2024 में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया? तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमी और बंगाली। ठीक है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या है वो है 11 और शास्त्रीय नृत्य की संख्या है वो है 8। तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया 2004 में। तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में। एवं जुलाई 2024 में किन भारतीय टेनिस खिलाड़ियों को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को। जुलाई 2024 में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को। तो चलिए, इसके साथ आज का जो है टॉपिक होता है समाप्त। एक सेट विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कीजिएगा और इसी तरह और वीडियो पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा।